नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। वेस्ट बंगाल का मैंने काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई समय कुछ खराब चल रहा है और जिस जिस तरह से चीजें हुई हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, हम सबको पता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। रिसेंटली सबसे बड़ी क्राइसिस ये उभरी जब मुर्शिदाबाद में फिर से वही कार्यक्रम जो पहले होता था वो दोबारा हुआ। एंड इस बारी खैर जो भी आप बोल लीजिए, उसके बाद रिएक्शन हुआ, ये हुआ, वहां पर थोड़ा सा साफ सफाई करी गई, वो सब ठीक है, बढ़िया है। बट इस चीज़ को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर हुआ क्या और ये आगे कैसे जाएगा? बात करते हैं निशांत कुमार आज़ाद जी से। एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी आँखों से देखा है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, कुछ चीज़ें दिल्ली के एक एग्ज़िबिशन में लगी थी। देख के दिल दहल गया। मैंने पर्सनली तो नहीं देखी, बट आई सॉ अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। दिल दहल गया वो देख के। तो उनकी ज़रा आँखों देखी कहानी सुनते हैं। मैं उनसे ही बोलूँगा कि आप ही बताइए कि कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं? नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्ते आदि जी। सबसे पहले तो जो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम लोगों ने बात की, मुर्शिदाबाद की बात की और आपने एक शब्द प्रयोग किया उसमें कि क्राइसिस। सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही क्राइसिस नहीं हुआ, उससे पहले से काफ़ी पहले से बंगाल में क्राइसिस है और ये बहुत लंबे समय से है। चाहे वहाँ पे लेफ्ट की सरकार रही हो या फिर बाद में जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो लोगों को लगा कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन बदला कुछ नहीं। स्वरूप थोड़ा बहुत बदल गया। लोग वही हैं हिंसा करने वाले कमोबेश। क्योंकि कैडर की जो हम लोग बात करते हैं, जब सरकार बदली तो जो भी लोग बंगाल को जानते हैं वो कहते हैं, बताते हैं कि जो लेफ्ट का कैडर था वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गया टीएमसी के अंदर। और जो कमोबेश जो ग्राउंड पे जो होल्ड है वो उन्हीं लोगों का है अभी भी, इसलिए जो चीजें नहीं बदलती है, जो सिंडिकेट राज पहले हुआ करता था वो कंटिन्यू हुआ और ममता बनर्जी के सरकार में भी वो कंटिन्यू रहा। मुर्शिदाबाद पे हम लोग आते हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा के तकरीबन 5-6 दिन के बाद हम गए थे वहाँ पे। और क्योंकि उस समय जो है अलाउ नहीं किया जा रहा था, कुछ मीडिया हाउसेस पहुंची भी बहुत सीमित मात्रा में, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोग वहाँ पे गए। और तकरीबन 5-6 दिन के बाद भी जो स्थिति थी वहाँ पे, वो स्थिति काफ़ी भयावह थी। मैंने वहाँ पे जब आप गए तो सैकड़ों की संख्या में जो घर थे, मैं आपको 6-7 गाँव के नाम बताऊँगा जो सभी मुर्शिदाबाद क्षेत्र में आते हैं। मुर्शिदाबाद की हम लोग बात करते हैं तो लोगों को लगता है मुर्शिदाबाद एक जगह है जो बंगाल से बाहर के लोग हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद क्षेत्र में कई सारे गाँव हैं, जैसे जाफराबाद है, धुलियान है, सूती है, बेतबोना है, शमशेरगंज है, जागीरपुर है, रायपुर है। इस तरीके के जो छोटे-छोटे गाँव हैं जो हिंदुओं के गाँव हैं। और उसमें आप कमोबेश एक आप संख्या खुद से अंदाजा लगाइए कि एक गांव में मान लेते हैं कि 20 घर भी है, 20-25 घर मान लेते हैं। तो मैंने अभी दसों गांव बताए, तो आप इससे घरों की संख्या जोड़ लीजिए और उसके बाद उसमें रह रहे मिनिमम अगर हम 5 लोगों की भी संख्या मान के चलते हैं एक घर में, तो उससे कितना बड़ी एक संख्या प्रभावित हुआ, ये आप अंदाजा लगा लीजिए वहां पे। और जो हिंसा वहाँ पे हुई, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इट वाज अ प्री प्लान्ड और बहुत ही मतलब तरीके से, कहते हैं ना, सुनियोजित तरीके से चीजों को की गई वहाँ पे। ऐसा नहीं था कि भीड़ एक ही बार आती है और आग लगा के चली जाती है। जब जब वक्फ को लेकर के हम कहेंगे कमोबेश पूरे देश भर में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहे थे, छोटे छोटे एक दो जगहों पे हुए थे। वहां पे बंगाल में वक्फ को लेकर के प्रोटेस्ट किया जाता है और उसमें हिंसा के केंद्र में कौन होता है, तो वो हिंदू परिवार होते हैं जिनको वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैं कह एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि वक्फ से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हिंसा के केंद्र में हिंदू, जो कि आप पुराने इंसिडेंट्स में भी देखेंगे, बंगाल के आप इतिहास में देखेंगे तो केंद्र में हिंदू ही रहा, चाहे पोस्ट वॉर वायलेंस रहा हो या कुछ भी हो, तो हुआ। तो मैं कह रहा था कि सुनियोजित तरीके से किस प्रकार से हिंसा होती है। वक्त पे नाम पे प्रोटेस्ट होता है, भीड़ जो है इन गाँव में आती है, लोग डर के अपना घर छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तसल्ली से उनके घरों को लूटा जाता है, उसमें जो भी पैसे थे, बर्तन थे, जो भी बहुमूल्य चीजें होती है उसको लूटा जाता है। जो वो ले जा सकते हैं उसको ले जाते हैं और उसके बाद उसको जो है आग के हवाले कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप जमीन पे जाते हैं रिपोर्टिंग के दौरान ना, तो आपको सिर्फ राख मिलती है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलता है। जले हुए बर्तन। जी। इनके घरों में मार्क भी किया गया था। हाँ,
मैं वही कह रहा हूँ कि पहले से मैं वो उस पे मैं आ रहा था। मैं बताऊँगा कि कैसे मार्क किया गया था। तो जब आप वो ज़मीन पे जाते हैं रिपोर्टिंग के दौरान तो आपको कुछ नहीं मिलता है, हर तरफ सिर्फ़ जली हुई चीज़ें। चाहे वो जो घर में बचे हुए जो बेड हैं कुछ अलमीरा है, वही सब चीज़, बाकी वो जो भी लूट सकते थे वो लूट कर लेकर के तसल्ली से। उसके बाद मैं एक गाँव में था, वहाँ पे सड़क के इस पार, मतलब सड़क नहीं कहूँगा क्योंकि जो बगीचा होता है ना, वहाँ पे जो छोटे-छोटे गाँव होते हैं उसमें काफ़ी पेड़ बागान भी होते हैं, आम के, लीची के पेड़ आप पाएँगे वहाँ पे जो रूरल एरियाज़ में बंगाल के हैं। तो उनके आस-पास आप बड़ी संख्या में पेड़ पाएँगे। तो एक गाँव था, वहाँ पे कोने में एक हिंदू का घर था, जिसको जला के राख कर दिया गया था और भी जो बाकी घर थे वहाँ पे, उसको जला दिया गया था। लेकिन वहीं पे एक सड़क के उस पार कह लीजिए, जो मिट्टी का ही सड़क होता है, जो लोग पैदल जाते-जाते जो बन जाता है रास्ता, उसके उस पार एक मुस्लिम का घर था और वो अनटच्ड था। उसको उस घर को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। तो इससे जहाँ पे मान लीजिए कि दर्जनों की संख्या में हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, वहीं पे एक मुस्लिम परिवार का घर है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो इससे पता चलता है कि कैसे एक टारगेटेड वायलेंस हुआ है, एक कम्युनिटी, एक रिलीजन, उसके खिलाफ जो है हिंसा की गई है और बस वजह वक़्फ़ बना, उनको बस वजह चाहिए हिंसा करने की और जब भी ऐसा कुछ होता है सीएए हो, वक़्फ़ हो, पोस्ट पोल वायलेंस हो, कुछ भी हो, उन्हें बस एक वजह चाहिए हिंसा करने की और हिंसा के केंद्र में जो है सदैव दूसरी तरफ हिंदू होता है, जिनका भर नुकसान होता है भारी संख्या में। सर, ये जो आप बता रहे हो, पूरा जो आपने वक़्त बताया, इसका ट्रिगर क्या था? इस जगह को क्यों चूज़ किया गया था आपके हिसाब से? जब आप वहाँ पर गए, देखिए बंगाल में कोई ऐसी एक जगह नहीं है जहाँ पर कि डेमोग्राफी ऊपर-नीचे है। ये पर्टिकुलर जगह क्यों चूज़ करी गई? मेरे को जो पता चला, जो जितना मैंने वहाँ की स्टडी करी, मुझे ये पता चला वहाँ से भागना ईज़ी होता है। तो इनको पता था जब रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से भागो, और भाग के निकल सकना थोड़ा ईज़ी होता है। वहाँ पर 6-8 घंटे में आप जंगल में घुस के, सुंदरबन में घुस के वहाँ से निकल सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ से भागना आसान होता है, वहाँ से छुपना आसान होता है, लेकिन उसके उसकी दूसरी तरफ एक और चीज़ है। मुर्शिदाबाद मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, ठीक है? और वहाँ पे जब मैं गाँव में घूम रहा था, तो मुझे कई ऐसे प्रॉपर्टी मिली, जो बड़ी प्रॉपर्टी थी, जो हिंदू जिसको ओन करते थे। जो बड़ी खेत कह लीजिए, वहाँ पे बागान कह लीजिए। मैं बेतबोना में हाँ, बेतबोना में जब हम थे तो मैंने एक वहाँ पे एक कार्यकर्ता थे जो लोगों को खाना और बाकी राशन पानी पहुँचा रहे थे, जो लोग विक्टिम थे उनको, जो कुछ लोग बचे-कुचे थे गाँव में, क्योंकि भारी संख्या में लोग वहाँ से पलायन करके मालदा चले गए थे। जो स्कूल हमने देखा कि गंगा पार करके वहाँ एक मालदा में एक स्कूल था, हाई स्कूल, वहाँ पे सब लोग ठहरे हुए थे। मैं वहाँ पे भी आऊँगा, सब लोग ठहरे नहीं हुए थे क्योंकि जिस दिन मैं पहुँचा हूँ वहाँ से ऐसा आरोप था कि बंगाल पुलिस ने दबाव बना करके उन सभी को वापस भेजा है अपने गाँव में, ताकि स्थिति सामान्य दिख सके। हम उस पे आएँगे बाद में, लेकिन हम लोग पहले कि लैंड होल्डिंग में जो बागान हैं, जो लीची और आम की मैं बात कर रहा था, उन सब पे इन लोगों की नज़र है कि ये जो छोटी-छोटी संख्या में जो हिंदू परिवार वहाँ रह रहे हैं मुर्शिदाबाद एरिया में, वो वहाँ से पलायन कर दें ताकि वो उसको ज़बरदस्ती फिर ओन कर सकें। तो इसमें इकोनॉमी एंगल भी है। आप देखिए, जब हिंसा की जाती है, तो कई बार होता है कि हिंसा के केंद्र में सिर्फ़ व्यक्ति होता है। ठीक है ना? कि आपने किसी व्यक्ति को मारा, पीटा, वो अलग बात है। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि सुनियोजित था, वहाँ पे जितनी दुकानें थी, जितने बिज़नेसमैन के घर थे, कई आप देखेंगे कि रूरल एरिया में घरों के अंदर ही आप बड़े दुकान खोल लेते हैं, है ना? और मैं कम से कम 3-4 ऐसे घर में गया जिसमें कम से कम 25 से 30 लाख के सामान थे उस दुकान में। उन दुकानों को जमी-दोज करके दिया गया, पूरी हिंसा में उसको जला दिया गया और उस दुकान में आज की संख्या में अगर हम उस समय बात करते हैं जब मैं गया था, तो 10,000 की भी चीज़ नहीं बची थी उस दुकान में। जिस दुकान में 25 से 30 लाख का सामान हो, हार्डवेयर से लेकर के, राशन से लेके मान लीजिए कि मतलब दैनिक दिनचर्या की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो क्योंकि लोगों को बहुत दूर ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए बहुत सारे लोग वहीं पे दुकान खोलते हैं और उसमें ठीक-ठाक पूँजी होती है। तो उन सबों को जो इकोनॉमिक एंगल है ना, कि उनको इकोनॉमिकली भी इतना, एक तरफ उनके घर को आप जला दीजिए, दूसरे उनकी बहुमूल्य वस्तुओं को लूट लीजिए, तीसरी उनकी चीज़ें इतनी बर्बाद कर दीजिए कि वो उनको खड़े होने में, उनको एस्टैब्लिश होने में वर्षों लग जाएँ। तो मैं बार-बार जो इस पे फ़ोकस कर रहा हूँ ना, सुनियोजित, वो ऐसे ही नहीं था। हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से,
जो मंदिरों को तोड़ा गया वहाँ पे, बेतबोना और तमाम जो एरिया थे वहाँ पे तकरीबन 8 से 9 मंदिरों को तोड़ा गया है, जिसकी फ़ोटो आप कहिएगा तो मैं आपको साझा कर दूँगा। उन मंदिरों को तोड़ा गया है, उनमें जो वस्तुओं थी जो हम लोग वहाँ पे बंगाल में ठाकुर कहते हैं भगवान को, ठीक है? तो ना सिर्फ़ मंदिरों को तोड़ा गया है, जब बल्कि जो घरों में जब आप जाएँगे तो उनके जो ठाकुर का घर होता है, उसमें भी वो हिंसा दिखती है कि कैसे मूर्तियों को तोड़ा गया है, कैसे जो फ़ोटो फ्रेम भगवान लगे होते हैं उनको छत-विछत किया गया है। तो आपको हर तरीके से आपको कह सकते हैं कि एक तरीके से बर्बाद करने की जो प्लानिंग थी वो हर तरीके से, क्योंकि जब औरतों को आप जब नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप मानसिक रूप से जो मर्द होते हैं उस घर के वो उनको ठेस पहुँचती है और उसको हम कहते हैं ना कि आप किसी के इज़्ज़त को प्रहार करना है तो उसके घर के औरतों पे प्रहार कीजिए। तो वो ये आप देखिए। दूसरा आर्थिक पक्ष मैंने बताया, धार्मिक पक्ष मैंने आपको बताया। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे मुर्शिदाबाद में हुई। आप जब मालदा स्कूल पे हम लोग गए जिस दिन गए, उस दिन 3 घंटे पहले वहाँ से पुलिस वालों ने उनको भगा दिया गया था और ये प्रयास 2 दिन पहले से हो रहा था। और ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ। जो एक बोटमैन थे, मैं उनका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जिन्होंने आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने तकरीबन 300 से 400 की संख्या में लोगों को मुर्शिदाबाद से मालदा की साइड पहुँचाया, उसको भी धमकी दी गई। ठीक है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, आप इन लोगों को कहिए वापस जाने के लिए, नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके की जो एक तो आप सोचिए ना कि जिनके घर है ही नहीं, जहाँ ना छत है, ना बिस्तर है, वो उनको वापस भेज के आप ठहराएँगे कहाँ? और जो आप कह रहे थे, एक चीज़ कह रहे थे कि वो लोग वहाँ से भाग करके दूसरे तरफ चले जाते हैं क्योंकि सुंदरबन का एरिया पास लगता है। आपको याद होगा एक हिंसा हुई थी आप अगर आदि जी आपको ध्यान में होगा एक पूरा थाना जला दिया गया था, वो कौन-सी जगह थी? वो मुर्शिदाबाद के ही आस-पास कालियाचक। कालियाचक कालिया में, हाँ। कालियाचक की हिंसा आपको याद होगी कि कालियाचक क्या सेंटर हुआ करता था, हम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हवाला का हो या घुसपैठियों का, वो एक पूरा रूट हुआ करता था। जब पुलिस ने, प्रशासन ने उनके खिलाफ थोड़ी-सी हिम्मत की कार्रवाई करने की, तो थाने तक को किस तरीके से फूँक दिया गया कि आज तक वो स्टेशन ठीक से एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। तो वो बहुत ही एक सॉफ्ट रूट बना बांग्लादेशियों के लिए और अन्य असामाजिक तत्वों के लिए कि आप उधर से वो पूरा रूट जो है इलीगल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपने बात कही ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है क्योंकि कमोबेश उन्हीं के लोग हैं और आपको पता ही है बांग्लादेशी और किस प्रकार से बांग्लादेशी समाज, जो मुस्लिम समाज है, आकर के बंगाल में रस बस गया है। हम लोग बिहार की भाषा में कहें, रस बस गया है मतलब उस समाज का घुस गया। हिस्सा बन हुँ, गया है। हुँ। और उसको जब भी अभी भी जब एसआईआर के माध्यम से उनको आइडेंटिफ़ाई करने की बात हुई, अभी या फिर सीएए के माध्यम से पहले उनको आइडेंटिफ़ाई करने की बात की गई। आइडेंटिफ़िकेशन तो सीएए का उनसे कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन आप सोचिए कि सीएए के केंद्र में जहाँ पे मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं था, उस समय भी आपके यहाँ पे कितनी हिंसा होती है और बंगाल आई थिंक सबसे ज़्यादा दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए थे, दिल्ली में भी हिंसा हुई थी, लेकिन बंगाल में भी बंगाल दूसरा या पहला प्रदेश था जहाँ इस स्तर की हिंसा हुई थी। तो ये जो पूरा ज़ोन है ना आपका कालियाचक, मुर्शिदाबाद, एक तो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, दूसरा हैंड इन ग्लव्स विथ बांग्लादेशी काउंटर पार्ट। तो ये पूरा रूट ही ना आप देखेंगे तो किस तरीके से इसका प्रयोग होता है हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, बंगाल की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो जो भी बंगाल को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो इन सब चीज़ों को जानते हैं। सर, मैं देखिए, बंगाल की एक हिस्ट्री रही है हमेशा से, यही मतलब वायलेंट हिस्ट्री है, और ये भी कि नहीं है 60, 70, 80, 90, 100 जी, साल से जी। ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस रहती थी। और ये हमने देखा है बार-बार ऐसी-ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। मैं उसको नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाह रहा, मैं एक पॉइंट ऑफ फैक्ट रखना चाहता हूँ कि ये होता है वहाँ पर, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बिना समझे हम देश के अंदर कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं, वो अलग चीज़ है, अलग डिस्कशन है, अलग सब्जेक्ट है, उसको भी लेंगे हम लोग। बट देशवासियों को भी तो हमको समझना है ना, ये है क्या? इसी तौर में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पूछूँगा जी कि मुर्शिदाबाद जो एक रीजन है जहाँ से सुंदरबन के थ्रू घुसना, क्योंकि वहाँ पर फेंसिंग लगा नहीं सकते आप, इतना खराब वहाँ पर रीजन है। उसको भी आई मीन अभी अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर काफ़ी फ़ोकस है, थोड़ा-सा कुछ ब्लॉक वॉक किया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो एक घटना हुई, इसका मेन पर्पज़ क्या था? वक़्फ के ऊपर कुछ करना, उम, मेरे को वो तो मेन पर्पस मैं बता रहा हूँ ना क्या था कि मेन वो पर्पज़ बताना? वो क्या एरिया आप मैसेज था? देखिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे लोकल विधायक कौन है? हम सभी जानते हैं।
है ना? किस पार्टी का है, किस समुदाय से आता है, कौन है, सांसद कौन है, वो हमें पता है, ठीक है? किस पार्टी से आते हैं, नहीं आते हैं, वो पता है। जब हम वहाँ पे आपको फिर हम बताएँगे कि जब आप वहाँ से लोगों से बात कर रहे थे, देखिए मैं जो कह रहा हूँ ना कि जो पुलिस पुलिस भी कहीं न कहीं उस सभी उसमें हिस्सा थी, क्योंकि जब एसआईटी की रिपोर्ट आई, जो हाई कमिटी के द्वारा जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई गई थी और उसको रिपोर्ट को आप जब पढ़ेंगे, तो उसमें उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस वहाँ पे जानबूझ के एक तरीके से नहीं पहुँची, फेल हो गई। बीएसएफ जब आया वहाँ पे तब जाके चीज़ें हुई। किस तरीके से पानी के अंदर जहर मिलाया गया, किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करके उन घरों को लूटा गया, ठीक है? तो मुर्शिदाबाद में सिंगल एजेंडा है कि उस पूरे एरिया को आप हिंदू विहीन कर दें, समझ रहे? उसमें क्योंकि वो पूरा एरिया ना इकोनॉमी एंगल से अगर आप देखेंगे ना, मैं फिर कहूँगा कि उसमें वहाँ से हिंदू पूर्ण रूप से जैसे कश्मीर में हुआ। आज कश्मीर में मान लीजिए कि जो कश्मीर में जो हिंसा हुई 90 के दशक में और उस समय जो कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित्स या कश्मीरी हिंदू निकल के गए, सरकार के इतने प्रयास के बावजूद भी आज तक नहीं लौटे हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो इकोनॉमी है, उस पे किसका होल्ड हुआ? कोई एक समाज जब कहीं से पलायन करता है तो उसके ऊपर किसका होल्ड होता है और हम सभी जान रहे हैं। ऐसे ही मुर्शिदाबाद जैसे छोटा-छोटा कश्मीर बनाने का प्रयास हो रहा है बंगाल के अंदर और उसका सिंपल है कि आप यहाँ से पलायन कर दीजिए, 5 साल 10 साल कोई नहीं आएगा उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को ओन करेंगे और अपने तरीके से उसको चलाएँगे, अपने सुख-सुविधाओं के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस सभी के केंद्र में जो इकोनॉमी एंगल है ना, वो बहुत बड़ा एंगल है जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इकोनॉमिक एंगल बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग, आई मीन मैं उसको बड़ा इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ मेरे को एक ही चीज़ दिखती है सर बांग्लादेश की तरफ से, मतलब अगर कुछ करने की कोशिश भी की जा रही है, वो इस टाइम पे भारत को क्यों उँगली करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भई मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि पता है पिटाई होगी वापस। पाकिस्तान का नहीं, हुआ, इधर पे भी नहीं, वो हुआ। उतने दूर की वो सोच ही नहीं रहे। नहीं, नहीं, आप इसमें मत जाइए कि बांग्लादेश को भारत क्या काउंटर करेगा। अगर आप जब से सत्ता परिवर्तन वहाँ हुआ है, अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे और उससे पहले जो हो रही थी छुट-पुट हिंसा जो हो रही थी पिछले 2-3 वर्ष पहले जो दुर्गा पूजा के दौरान जो सबसे बड़ी हिंसा हुई थी शेख हसीना के दौर में, उससे पहले जो भी हिंसा होती थी, छुट-पुट हिंसा होती थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स हो रही है और वीडियोज़ हम सभी देख रहे हैं। वहाँ से जो क्योंकि मेन स्ट्रीम में वो आता नहीं है, जो कुछ वीडियोज़ निकल के आते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। कोई नेशनल मीडिया कवरेज तो नहीं हो रहा है ना उसका, कि डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो वहाँ के सोशल मीडिया हैंडल से जो छुप के कुछ वीडियो निकालते हैं और जो यहाँ वायरल होता है, उसी माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊँ कि एक बड़े मीडिया हाउस के न्यूज़ रूम की एक बात बताता हूँ, चाहे बंगाल हो या बांग्लादेश हो, अब खबर जो है तब बन रही है जब उस दिन हिंसा वहाँ पे नहीं हो रही है। ये इतना नॉर्मलाइज़ हो गया, आपने शुरू में बोला ना कि नॉर्मलाइज़ हो गया। हिंसा इतनी नॉर्मलाइज़ हो गई है, चाहे वो बांग्लादेश हो या बंगाल में, कि जिस दिन हिंसा नहीं होती है ना, वो चर्चा का विषय होता है कि हाँ, आज कुछ नहीं हुआ। आप देखिए रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, बंगाल में भी जो है मेन स्ट्रीम ने ऑलमोस्ट त्याग दिया है कि बंगाल में क्या हो रहा है। पॉलिटिकल कुछ होता है, राजनीतिक रूप से तो ठीक है, नहीं तो हिंसा-विंसा को बहुत कवरेज मीडिया में मिल नहीं रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें आ जाती है, बाहर आ जाती है। नहीं तो किसी के एजेंडे में ही नहीं है वो, क्योंकि एक तरीके से वो रूटीन हो गया है वहाँ पे। और जो लोग बंगाल-वंगाल भी कवर करते हैं, बहुत सारे मेरे पत्रकार मित्र हैं, तो वो तो खास करके महिलाएँ वो तो दिल्ली शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है? क्योंकि वहाँ माहौल ही नहीं रह गया है रिपोर्टिंग करने का। या तो आप टीएमसी के पक्ष में आप कीजिए रिपोर्टिंग या फिर आप अपना छोड़ कर के वहाँ और कई मेरे जानकार ऐसे हैं, जिनकी जो स्टेट एक्रेडिटेशन जो कार्ड होते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो हर राज्य जो है उन पत्रकारों को देता है, जो विधानसभा कवर कर सकें, सरकार को कवर सकें, ताकि उनको एक्सेस थोड़ा ईज़ी हो सके। वो कई लोगों की जानबूझ करके जब्त कर ली गई और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बंगाल छोड़ दिया, दे मूव्ड टू दिल्ली। तो बंगाल और बांग्लादेश अभी उस दिन के ही कार्यक्रम की बात है। स्वपन दास गुप्ता ने कहा कि जो बंगाल है वो बांग्लादेश बनने की कगार पे है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और जिस तरीके से ममता बनर्जी की पोजीशनिंग होती है एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, वो खुलेआम है। उनको अब वो ये भी नहीं सोच रही हैं कि हमें हिंदू वोट देंगे, नहीं देंगे। वो तो क्लियर कट स्टेटमेंट दे रही हैं। चाहिए नहीं।
हाँ, उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सॉलिड 35-40% का जो वोट बैंक है, साथ में उनका कैडर, ठीक है, ये इसको मिला दिया जाए तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो वो खुलेआम खेल रही है, कोई भी मामला हो, आप संदेश खाली हो, आप मुर्शिदाबाद हो, पोस्ट पोल हो, आप देखिए उनकी पोजिशनिंग देखिए ना, और उनके नेताओं की पोजिशनिंग देखिए आप। किसी भी नेता की आप पोजिशनिंग देखिए, चाहे महुआ मित्रा हो यहाँ सदन के अंदर वो बोलती हो, तो उनके सेंटर में क्या होता है। दो कल्याण जी हो, उन्होंने मान लीजिए कि मेंबरशिप छोड़ दिया है, लेकिन उनके सेंटर में क्या होता है, जितने भी उनके बड़े नेता हैं, उनके उनके बातचीत का आधार क्या होता है। आज एसआईआर की बात कर रहे हैं, एसआईआर की बात अभी बंगाल में प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, प्रक्रिया बिहार में चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों और बंगालियों में वो फर्क ही अंतर ही खत्म कर दिया है। उनके लिए बांग्लादेशी और बंगाली समाज दोनों एक समाज हो गया है। तो वो उनका तो एजेंडा क्लियर है कि हमें क्या चाहिए। ये तय करना है बंगाल के लोगों का कि इस तरीके से उनको कॉर्नर करने के बावजूद भी उनकी जो हम लोग बात करते हैं बंगाली अस्मिता की, बंगाली अस्मिता आज खतरे में है। ये वोट आज मान लीजिए कि टीएमसी को वोट मिल रहा है, लेकिन हमें भी इस बार आप देखिए ना, अधीर रंजन चौधरी जिस क्षेत्र से आते थे, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी उसी क्षेत्र से आते हैं जहां हिंसा हुई है, मुर्शिदाबाद के क्षेत्र से। मुर्शिदाबाद में जब तक कांग्रेस कह सकते हैं थोड़ा मजबूत रहा और इनके विरोध में रहा, भाजपा के विरोध करता रहा टीएमसी का, वो ठीक था। टीएमसी जब तक वहां से हिंदू कैंडिडेट दे रही थी तब तक सब ठीक था। जैसे ही उनको मुस्लिम कैंडिडेट मिला, लेकिन हम लोग कहते हैं ना बाहरी, बंगाल में हमेशा बंगाली मुस्लिम आउटसाइडर की बात होती है, लेकिन आप देखिए ना कि एक जो है क्या नाम है उसका, जो कैंडिडेट है वहां से जीता है, इरफान पठान का भाई यूसुफ पठान। यूसुफ पठान को कैंडिडेट घोषित किया जाता है और जीत के आता है, अधीर रंजन चौधरी बाहर हो जाते हैं। और अब आने वाले समय में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, आज ये आपको वोट दे रहे हैं, टीएमसी को दे रहे हैं, लेकिन और ये मजबूत होंगे तो ये कहेंगे कि हम तय करेंगे कि किसको टिकट देना है, हमारी पार्टी के लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ममता दीदी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वो कहते हैं ना कि भस्मासुर वाली बात, जो एक मॉन्स्टर होता है, फैल्कन्स मॉन्स्टर की बात करते हैं कि आप उसको बनाते हैं फिर वो आपको खाता है। तो ममता दीदी वही चीज कर रही है यहाँ पे, जो एक उनको जो हर तरीके से संबल बना रही है, चाहे आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, वो मॉन्स्टर एक दिन इतना बड़ा होगा जो जब ममता दीदी को शायद खाने के लिए आएगा तब उनको ध्यान में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और बंगाली समाज को, बंगाली अस्मिता को और बंगाली हिंदुओं को ये जो काल रहा ना पिछला, जो आप ममता दीदी के काल से शुरू हुआ है, ये कितना डैमेज किया है बंगाल को, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। इसमें मेरे को भी एक बड़ी चीज बताइए जी, वहां पर अभी ये जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, वहां पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, थोड़े बहुत बांग्लादेशी भी, मतलब कोलकाता पुलिस भी फेंक रही है, वहां पर बीएसएफ भी घुसी हुई है, सेंट्रल दूसरी फोर्सेस भी हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। एग्जैक्टली क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा हमको, और मेरे को लगता है वो रखा जा रहा है इस तरह की, कवर नहीं हो रहा, क्योंकि रिपब्लिक बांग्ला ने काफी वहां पर फोकस डाला था बीच में। तो मैं उसको थोड़ा सा एक रखता हूँ, अच्छा चल ठीक है, कुछ है वहां पर। दूसरा, कल एक खबर आई कि भाई सीएए के डेस्क लगाएंगे हम लोग वहां पर, ताकि जो भागे हुए हिंदू हैं वो अपना रजिस्ट्री करा सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। और यही चीज हमने देखा कि यूपी के अंदर उसको अभी वो वहां पर उनकी जमीनें क्लियर करी वो। आपको क्या दिखता है, मैं गवर्नमेंट का एक्शन नहीं बोल रहा सर, सिविल सोसाइटी के अंदर से और ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी तरफ से क्या चल रहा है ये, और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्या चल रहा है अभी? देखिए, हम सरकार की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि बंगाल में उस तरीके से अभी जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो उस तरीके से हो भी नहीं रही है। ठीक है, अभी एसआईआर की प्रक्रिया के केंद्र में जो है क्या कहते हैं, बिहार ही है। और जिस तरीके से हम बंगाल की वो वहाँ पे वो पॉलिटिकल इसलिए हो गया है क्योंकि जैसे सीए आया था तो ममता दीदी ने क्या कहा था कि हम राज्य में सीए लागू नहीं होने देंगे। ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने वक्फ को लेकर के कहा कि हम यहाँ पे कुछ नहीं होने देंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। और तमाम कुछ और राज्य थे जैसे मान लीजिए तमिलनाडु हो गया और एक दो अन्य राज्य थे जिन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, वेदर इट वाज सीए और नाउ वक्फ।
तो जो ऐसा यहाँ पे सिविल सोसाइटी, दिक्कत ये है कि सिविल सोसाइटी खास करके बंगाल के केस में अगर हम बात करेंगे तो बंगाल का जो प्रबुद्ध वर्ग है, ठीक है, और बंगाल के जो सिविल सोसाइटी में ही अगर आप मेजर पार्ट मानेंगे तो मोस्ट ऑफ देम एक्ट एंटी गवर्नमेंट काइंड ऑफ थिंग। आप इस चीज को शायद मानेंगे कि वो लोग सरकार के विरुद्ध में, क्योंकि उसमें ना वो लोग हमेशा ना हर चीज में ह्यूमन राइट एंगल ढूंढने लग जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी, एसआईआर की। तो एसआईआर की प्रक्रिया वहां पे अभी बंगाल में ठीक तरीके से लागू हुई नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, ममता दीदी को पता है कि, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों ने इस चीज को बयान दे दिया है कि बिहार के बाद बंगाल में ये प्रक्रिया कही जाएगी, क्योंकि यही 3 प्रदेश हैं, बिहार, झारखंड और बंगाल। झारखंड चुनाव जब मैं कर रहा था तो वहां पे भी आप पाएंगे तो भारी संख्या में बांग्लादेशी आपको मिल जाएंगे। जो डेमोग्राफी चेंज है, क्योंकि सभी तीनों स्टेट इंटरकनेक्टेड है और उनका उधर का जो रूट है बहुत ओपन रूट है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, पाकुड़ वगैरह का जो एरिया है जो बंगाल से लगता है, कई बार देखते हैं कि बंगाल में हिंसा होती है, वहां हिंसा करके लोग झारखंड में भाग आते हैं, है ना। तो वो ना सिर्फ वो लोग सुंदरबन की तरफ भागते हैं, जो बंगाल में हिंसा होती है तो वो झारखंड की तरफ भी भागते हैं। और वही वजह है जो आप जो बिहार का चाहे सीमांचल रीजन हो, आप बिहार का पूरा सीमांचल रीजन देख लीजिए तो आपको समझ, वो भी बंगाल से लगा हुआ है। और सीमांचल रीजन कितना उसमें डेमोग्राफी बदली है कि आपको पिछले चुनाव में ओवैसी वहां से 5 सीट जीत करके आते हैं, ठीक है। और अभी जब एसआईआर की पूरे बिहार में प्रक्रिया चल रही थी तो सबसे ज्यादा जो समस्या आई वो सीमांचल रीजन में आई कि आधार कार्ड की जो संख्या, मान लीजिए कि 100 लोग रह रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्र में कहीं पे 130 की संख्या में मिले। मैं एक अनुपात दे रहा हूँ, 100 की संख्या, जनसंख्या तो ज्यादा होती है लेकिन एक अनुपात के तौर पे कि 100 लोग हैं तो उसी रीजन में 130 आधार कार्ड निकल के आ रहे हैं, कहीं पे 90 लोग हैं तो 140 निकल के आ रहे हैं। तो ये जो अनुपात है ये तो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। और उसके वजह से सिर्फ ना बंगाल समस्या में है, बिहार उसको भुगत रहा है ऑलरेडी, झारखंड भी भुगत रहा है। तो ममता दीदी का सिंगल एजेंडा है, चाहे एसआईआर की बात हो, सीए की बात हो, वक्फ की बात हो, उनका है कि वो जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे। इस चुनाव में मैं एक टीएमसी के नेता से बात कर रहा था और वो राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो इस चुनाव में उनका एक छोटा सा वोट बैंक वो खिसका है, जो लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप वहां से आते हैं तो एक माइनर शिफ्ट हुआ है उस वोट बैंक में, जो गया थोड़ा सा लेफ्ट को गया, थोड़ा सा किसी अन्य पार्टी को गया। तो ये उनके लिए एक चिंता का विषय था। तो ममता दीदी जो ये बार बार कह रही ना, आपने कहा कि सीए का एक वहां पे डेस्क लगाया जाएगा। अब आप बताइए ना, सीए का डेस्क लगाने से किसी मुसलमान समाज को, जो बार बार हम इस चीज को कह रहे हैं, सीए का मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। सीए का लेना देना किससे है? जो हमारे पड़ोसी राज्यों में जो हिंदू रह रहे हैं उसी से है ना सीए का लेना देना। एनआरसी का तो प्रोसेस चल नहीं रहा है, तो उससे लेना देना नहीं है। फिर भी बार बार सीए पे चोट करना और एसआईआर का मुद्दा उठाना, वक्फ का मुद्दा उठाना, ताकि वो जो वोट बैंक है वो उनका इंटैक्ट रहे। सिंगल एजेंडा यही है, उसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है ममता दीदी का। कि वो चाहे सदन के अंदर हो, विधानसभा में हो, राजनीतिक भाषणों में हो, सब जगह वो इस मुद्दे को रेज कर रही हैं कि हमसे बड़ा हितैषी आपका कोई नहीं है, ठीक है। तो वो जो एक वोट बैंक थोड़ा सा माइनर खिसका था, उसको वापस से अपने फोल्ड में लाना, क्योंकि ममता और टीएमसी ये नहीं चाहेगी कि आने वाले दिनों में अगर लेफ्ट वहां पे मजबूत होती है, कांग्रेस तो नहीं है वहां पे, कि लेफ्ट मजबूत होती है तो वो वोट बैंक, क्योंकि भाजपा को वो वोट नहीं जाएगा, एक ही पार्टी है वहां पे जो वो वोट वापस से अपने फोल्ड में, क्योंकि जो रीजनल मुस्लिम लीडर्स हैं वो वैसे इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू वोट उनको वो वोट मिलता नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम्स जो वो वोट करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के वोट करते हैं, वो भावना में बह के वोट नहीं करते। उनको पता होता है ब्लॉक में वो वोट करते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी पार्टी किस, जैसे बिहार में वो वोट करते हैं तो उनको पता है कि हमको वोट किसको देना है, तो हमको देना है राजद को वोट, क्योंकि वही मेन फोर्स है जो भाजपा से लड़ सकती है, ठीक है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो वोट करते हैं मुसलमान, वो किसको वोट करते हैं? तो वो समाजवादी भी को वोट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी ही इकलौती पार्टी है जो कि लड़ सकती है भाजपा से। तो ये जो है ना ममता दीदी का जो ये एक छोटा सा डर जो है कि वो वोट बैंक कहीं शिफ्ट ना हो जाए, लेफ्ट की तरफ ना चल जाए, इसके वजह से वो बार बार जो है मीडिया में आकर के, चाहे सीए की बात हो, एसआईआर की बात हो, वक्फ की बात हो, उसको उठा रही है।
वो तो हो, अभी वो हाथ से फिसलता हुआ दिखता है, मतलब मुद्दा इनके, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर एसआईआर का एक बेसिक भी ऊपर हो गया हो, वो फिर तो एसआईआर की प्रक्रिया अगर अगर सेंट्रल फोर्स के निगरानी में, मैं फिर कह रहा हूं, सेंट्रल फोर्स की निगरानी में बंगाल में अगर किया जाए, आपको ध्यान में होगा कि कुछ वर्ष पहले जब आधार कार्ड को शायद राशन कार्ड से कनेक्ट करने की बात हुई बंगाल में, और वो प्रोसेस राज्य सरकार नहीं कराई, तकरीबन 3 करोड़ के आसपास, ये नंबर फिर टीएमसी नेता के द्वारा कोट किया गया था, 3 करोड़, 2.5 से 3 करोड़ की संख्या में आधार कार्ड, राशन कार्ड फर्जी पाए गए। बंगाल की पॉपुलेशन कितनी है? 12 करोड़ मान लें, 12-13 करोड़, कितनी है वहां की जनसंख्या? इसी आसपास में होगी। हेलो, है ना? उतनी होगी वन सर, हाँ। वन फोर्थ वन फोर्थ राशन कार्ड फर्जी मिलना, आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा था वहां पे। तो अगर सेंट्रल फोर्सेस ठीक से एसआईआर इंप्लीमेंट करती तो बिहार में तो ये नंबर सिर्फ 70 लाख है, बंगाल में ये दुगुना हो सकता है ये नंबर। मेरे को लोग बोल रहे थे सर 2 करोड़, मैं वही कैलकुलेट करने की सोच रहा जब आप बोल रहे थे, मेरे को किसी ने 2 करोड़ का नंबर दिया है सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप 2 करोड़, ठीक है, बिहार में मैं 70 लाख बोल रहा हूँ, अभी प्रक्रिया चल ही रही है, तो आप इसको सोच लीजिए कि मैं दुगुना बोल रहा हूँ, तो 1 करोड़ 40 लाख के आसपास बनता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर ये आंकड़ा और 2 करोड़ अगर होता है ये, तो आप समझ लीजिए कि 2 करोड़ में मतलब 5वां हिस्सा फर्जी। तो ये मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? बंगाल, हम क्या बंगाल कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। आप गए हो, मैं आखिर में आपसे एक ही छोटा सा सवाल पूछूंगा, आपने वहां पर देखा है, आपने वहां पर जब आप उधर पे गए थे, आपको सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस मिला किसी तरह का, कि किसी तरह से क्यों आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये वो ऐसा कुछ मिला वहां पर, नहीं, कि जो इस बार लोग वहां नहीं पर मिला, थे? इस बार नहीं मिला। ये समस्या मुझे आई थी पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान। पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान तकरीबन हम वहाँ पे 4-5 दिन थे, और मुर्शिदाबाद में ये समस्या नहीं आई, क्योंकि क्या है ना कि सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा-सा पुलिस वाले भी बचते हैं कि कभी भी कोई भी कैमरा निकाल लेता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो क्योंकि हम बता रहे थे कि 5-6 दिन के बाद गए थे, तो वो वो हमें नहीं धमका रहे थे, लेकिन वो लोगों को धमका रहे थे। मैंने आपको जो वहाँ की बात कही कि रिफ्यूजी कैंप से उनको वापस भेजा गया, ठीक है? लोगों को जो जहाँ पे उनको गाँव में लौटने के लिए, यहाँ तक कि कोई रिश्तेदारों में है, तो जो एक आध लोग घर पे हैं, उनको भी कहा जा रहा था कि आप अपने लोगों को घर पे वापस बुलाइए। क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए कि एनएचआरसी की टीम गई हुई थी, माइनॉरिटी कमिटी की टीम गई थी, विमेन कमीशन की टीम गई हुई थी, तो उन सब के नज़र में छवि ना खराब हो, और छवि क्या, वो लोग जिस तरीके से उनके साथ हिंसा हो जाती है। आप संदेश खाली में क्या हुआ था? आपने, एग्जैक्टली। हाँ, संदेश खाली में क्या होता? उनको, ठीक है, वो छवि-ववि अपनी जगह है, लेकिन कई बार आपने देखा है कि धनखड़ उस समय गवर्नर हुआ करते थे, उनके साथ क्या हुआ था? क्योंकि मेरे को वही डर था सर, क्योंकि तो ये पोस्ट पोल वायलेंस के दौरान मुझे थोड़ी देर पुलिस के द्वारा कई जगहों को मेरी गाड़ी को रोका गया, चालान करने के भी प्रयास, क्योंकि उस समय मेरा बिहार नंबर था, और उनको समझ में आ गया था कि जो, आप मानेंगे नहीं, 4 दिन के अंदर मैंने 3 होटल बदले थे उस समय। 2021 में मैंने 4 से 5 दिन के अंदर 3 होटल बदले थे। गाड़ी को देखते ही एक तो भाषा का तो है कि हम लोग मान लीजिए कि हम बिहार से हैं, मूल रूप से दिल्ली में रह रहे हैं, तो बंगाली हमें बोलनी नहीं आती है उतनी। तो एक तो वो इश्यू था, दूसरा गाड़ी नंबर हमारा बाहर का था, तो वो जैसे ही देखते थे उनको लग जाता, क्योंकि उस समय कोविड काल चल रहा था, आपको ध्यान में होगा, तो बाहर की कोई हाँ, गाड़ी वैसे वैसे भी बाहर नहीं की जाती। गाड़ियां नहीं थी। तो वो पता चल जाता था कि ये बाहर से आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं। और पोस्ट पोल वायलेंस की ही रिपोर्टिंग कितनी हुई, जिन लोगों ने आवाज उठाने का प्रयास किया उनको कोर्ट के चक्कर, थाने के चक्कर लगाने पड़े, है ना? बहुत सारे ऐसे नाम है। दीप हालदार को एक बड़े मान लीजिए उस समय मैं नाम ही, डेरेक ओब्रायन राज्यसभा सांसद होते थे, क्या कहते हैं, टीएमसी के, जी। वहां से धमकी दी गई, जबकि उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था, उन्होंने एज इट इज कोट किया था। जो भाजपा बंगाल ने, जो पुलिस वहां थी, उसने उनको कोट किया, और उसके लिए उनको हाउंड किया गया। तो स्थिति जमीन पे बहुत ही खराब है, और आने वाले समय में, और इसको कोई नहीं बदल सकता, ये बंगाली समाज को ही बदलना पड़ेगा।
और वो अपने वोट के माध्यम से कि कैसे बंगाली अस्मिता, कैसे बंगाली समाज वहाँ सुरक्षित रह सकता है जब तक वहाँ पे सरकार नहीं बदलेगी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ममता दीदी, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो शी हैज फेल्ड टू कंट्रोल इट, और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि व्हाट मीडिया इज सेइंग, व्हाट अपोजिशन इज सेइंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका सिंगल एजेंडा है कि चुनाव जीतना, 5 साल राज करना और फिर अगले बार जब चुनाव में जाना। और ये जो चुनाव जीतने वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मेरी बात नहीं है, टीएमसी के नेता की, हमारा सिंगल देखिए आप, उन्होंने यही कहा कि भारत में एक दो पार्टियों को, उनका यही था कोट एंड कोट, कि भारत में एक दो पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो सबका एजेंडा यही होता है कि हम चुनाव कैसे जीतें और 5 साल हम सरकार कैसे चलाएं। हमारा एजेंडा यही होता है और उसके लिए हमको, और उन्होंने यही कहा कि हमें इंटैक्ट वोट बैंक है। आप बताइए, उनका ये लाइन था कि दूध देती गाय को कौन मारेगा। दिस वाज हिज स्टेटमेंट कि दूध देती गाय को कौन मारेगा। तो आप सोच लीजिए कि किस मानसिकता के साथ वो सरकार चला रहे हैं। उनके लिए मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम वोट बैंक एक दूध देती हुई गाय है जिसको उनको कुछ करना नहीं है, बस उनको अपीजमेंट करते रहना है कि हम आपके रखवाले हैं, और कुछ नहीं करना है उनको। जो अन्य पार्टियां मुस्लिम समाज के साथ करती हुई आई हो, चाहे कांग्रेस रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, उन्होंने कभी उनका भला एक तरीके से नहीं किया है, बस उनको एज अ वोट बैंक के रूप में यूज किया। वही ममता दीदी कर रही है। आखिरी सवाल मैं फिर भी एक और पूछूंगा, क्योंकि इतने सारे सवाल बन रहे हैं मेरे दिमाग में, and मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं प्लीज करते रहिए, ताकि हम जैसे लोग जितना हम उसको स्प्रेड कर पाए, हमारे अंदर दम है, हम तो करेंगे पूरी तरह से। बिकॉज यहाँ पर मेरे को एक ही जो चक्कर है कि बंगाली समाज जो है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज देखो जैसे बोल रहे हैं कि भाई बंगाली बंगाली और बांग्लादेशी बंगाली, अब इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अब डिफरेंस आपके लिए है, ममता दीदी के लिए नहीं है। वो डिफरेंस हमारे और आपके लिए है। एंड मेरे को ये दिखता ही नहीं है, मतलब 3-4 हैं जो मेरे दोस्त हैं बंगाली, वो ऑब्वियसली इंडिविजुअली आवाज उठा रहे हैं वो लोग कि यार ये क्या है, ये बकवास है। बंगाली जो वेस्ट बंगाल की बंगाली है वो अलग है, और बांग्लादेशी बंगाली अलग है, उसमें गेम ही अलग है, तो उसको आप क्यों जोड़ रहे हो? बट देखिए आदित्य जी, हम कहेंगे जो कोलकाता है ना, कोलकाता में जो बैठे लोग हैं, या जो अपर बंगाली क्लास है जो दिल्ली में बैठा हुआ है ना, कोलकाता और दिल्ली में बैठा हुआ बंगाली जब तक इस चीज को प्रमुखता से नहीं उठाएगा, उसकी बातें नहीं करेगा, अभी उसको लगता है कि वो जो चीजें हो रही है बंगाल के किसी दूर से दूर इलाके में हो रही है और वो हिंसा हम तक नहीं पहुंच रही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि वो हिंसा उनके दरवाजे पे। अब आपको पता होगा कि अभी जब वक्फ वाला पूरा मामला हुआ तो कलकत्ता के भी एक सोसाइटी के बाहर कुछ हिंसक भीड़ पहुंच गई थी। मुझे उस सोसाइटी का नाम नहीं याद है। एक हिंसक भीड़ पहुंच गई थी और उसको लेकर के वो लोग डर गए थे काफी, और तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि अब जो है चीजें वहीं तक, रूरल तक नहीं है, ये कभी भी शहर में भी पहुंच सकती। और शहर में भी कोलकाता में डेमोग्राफी किस तरीके से बदली है आप देखिए ना। पार्क स्ट्रीट हो गया, कई एरिया हो गए जहां से हिंदू अब है ही नहीं। ठीक है, कलकत्ता के अंदर आप बाहर तो छोड़ दीजिए, कलकत्ता के अंदर कई सारे ऐसे कॉर्नर्स बन गए हैं जहां भी हिंदू है ही नहीं। वहां का बिजनेस हो, वहां की प्रॉपर्टी हो, हिंदू वहां से प्रॉपर्टी बेच के निकल रहे हैं औने पौने दाम पे, क्योंकि उनको पता है कि कल को वो भी कब्जा कर लिया जाएगा, जो रेट वो भी आज नहीं मिल रहा है वो मिलेगा। भी नहीं मिलेगा। तो ये जो आपने कहा ना कि बांग्लादेशी और बांग्लादेशी बंगाली और बंगाल का बंगाली, ये अंतर हमें भी समझने की, जो भद्र लोगों की भद्र लोग की बात करते हैं, भद्र लोग जो चुप्पी साधे बैठा है और उसको लग रहा है कि हम संगीत और हमारा सिनेमा, हमारा कला आना ठिकाना, इससे बाहर निकल के जो बंगाल में सब जो हो रहा है ना, उसके खिलाफ लिखने पढ़ने बोलने की जरूरत है। बिल्कुल सर। आप किसी की एक डॉक्यूमेंट्री, आप बताइए ना, जॉब कहाँ है वहां पे, बड़ी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के रोज हंगामा होता है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, वहां आप उद्योग, जैसे बिहार में एक समय किडनैपिंग उद्योग हुआ करता था, आज बंगाल में जो आप लोग क्रूड बॉम्ब बोलते हैं, पता नहीं क्या बॉम्ब बोलते हैं, जो लोकल हैंडमेड बॉम्ब होता है, हाँ, ठीक आईडी है, टाइप जिसका का। प्रयोग वहां हिंसा में किया जाता है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कि हजारों लाखों की संख्या में उस बॉम्ब को बनाते वक्त किसी का आंख चला गया, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया। तो ये एक इंडस्ट्री ही तो है जहां लोग काम कर रहे हैं, कोई तो उसको बॉम्ब पैसे बनाने। दे रहा है। हाँ, बॉम्ब मेकिंग इंडस्ट्री है अलग से आपके यहाँ।
बिहार बदनाम हुआ करता था क्राइम के लिए, बिहार, यूपी। आज बिहार और यूपी में मुझे नहीं लगता है कि कब चुनाव के दौरान वैसी हिंसा हुई थी जब किसी को गोली मार दी जाए, किसी घरों के ऊपर, बूथ के ऊपर बम फेंका जाए, किसी को गला काट के मार दिया इस जाए। स्केल पे तो इस स्केल पे तो बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, पूरे देश में नहीं है। ये एक ही स्टेट बचा है। एक ही प्रदेश बचा है, थोड़ी बहुत हिंसा केरल में है अभी। मान लीजिए चुनावी हिंसा की बात करें, हाँ, तो वो है केरल में बट वो इस स्केल क्योंकि पे वहाँ भी नहीं होती है। हाँ, ये बड़ी गंदी स्केल पे होती है। हाँ। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, वो नेशनल सिक्योरिटी का चक्कर आ जाता है, बांग्लादेशी भी घुस जाते हैं, ये भी घुस जाते हैं, तो एक बड़ा टची सा एक वो हो जाता है। और निशान जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा था, मैंने बोला हुआ है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना होगा, बट बहुत डिफिकल्ट है। इस इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलके काम करने की ज़रूरत है, जो कि ट्यूनिंग दिखती नहीं है। लेकिन नहीं है। व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, कम से कम आपके अपने लोगों की ज़िंदगी बचाने की ज़िम्मेदारी, ये एक बेसिक नीड होती है किसी भी राज्य के निवासी की। किसी भी सिटिज़न्स का ये मूलभूत अधिकार है कि राज्य उसके जीवन की सुरक्षा करे, और अगर आप इसको भी नहीं प्रदान कर पा पा रहे हैं, तो वो सरकार बेईमानी है फिर। हुँ, क्या बोल सकते हैं इसके आगे सर? थैंक यू, आपने मुझे समय दिया और यू नो वहाँ की रियलिटी बताई। मैं सब अपनी ऑडियंस से बोलूँगा कि प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि समय आ गया है कि हमारी तरफ से भी बोला जाए कि भई सरकार तो करे, करे, लोग भी थोड़ा-सा हम इट्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भई हमारा एक स्टेट हाथ से ना जाए। इससे पहले वो हाथ से जाए, हम उसको कुछ कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। निशांत जी, थैंक एक बार यू। फिर थैंक थैंक यू, यू। नमस्कार, थैंक जय हिंद, जय यू। भारत।